हमारी टीम ने दिल्ली में 3 अलग अलग स्थानों से यमुना नदी, जिसे सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपनी मां के समान मानते हैं, उस यमुना नदी के पानी के सैंपल्स हमने इकट्ठा किए 3 अलग अलग जगहों से और एक लैब में उनकी जांच कराने के लिए भेजा। और आज इसकी रिपोर्ट आई है, जिससे यह पता चला कि दिल्ली में यमुना नदी का पानी छूने लायक तक नहीं है। आप इसे छू भी नहीं सकते, इतना गंदा, मैला और दूषित यह पानी हो चुका है। आपने इसे छुआ तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस पानी को छू ले तो उसे त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, आपकी पूरी स्किन खराब हो जाएगी। यमुना नदी का पानी पीने से आप लोग मर भी सकते हैं, इतना गंदा पानी है। अब आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, आज अगर यमुना नदी हमसे कुछ कह सकती है तो वो पीड़ा और दर्द के शब्द क्या होते। आज तक इंडिया टुडे की टीम श्री राम इंस्टीट्यूट पहुंची है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम के साथ, तमाम साइंटिस्ट के साथ आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जहां से यमुना बहती है उनके सैंपल्स उठाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं वजीराबाद बैराज पर। हरियाणा से यमुना जब आती है तो यहीं पर एक पहला पॉइंट है जहां से यमुना का जो पानी है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और यहीं से पानी का जो सैंपल्स है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे। ये पानी का जो सैंपल्स लेने का ये तरीका है, वो यमुना के बीचों बीच से पानी का सैंपल जो है वो लिया जाता है। ये हमारा डेप्थ सैंपलर होता है, इसको हम रिवर के अंदर डालेंगे। 20 फीट से 20 से 30 फीट के नीचे पानी का सैंपल जो है वो लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये वजीराबाद बैराज है और यहीं से लगभग 22 किलोमीटर का पूरा सफर है जो कि कालिंदी कुंज जाकर के यमुना जो है वो पहुंचती है और जहां पर यमुना में टॉक्सिस का लेवल काफी ज्यादा है। हम लोग बोलते हैं डेप्थ सैंपलर। डेप्थ गहराई से जो सैंपल हमें लेना होता है ना, उसके लिए डेप्थ सैंपलर का यूज करते हैं। इसमें हम लोग फिजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स मेजर करेंगे, जिसके लिए कुछ टेस्ट ऑन साइट होते हैं, लाइक डीओ ऑक्सीजन डिमांड, और बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए अलग से हम लोग बोटल्स लेके आए हैं और केमिकल पैरामीटर के लिए अलग से। आज तक की टीम यमुना के सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए वजीराबाद आईटीओ के बाद अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची है कालिंदी कुंज में। डेप्थ सैंपलर के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का सैंपल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। पिछले 20 दिनों से यमुना में अगर आप देखेंगे टॉक्सिस का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर चारों ओर इस वक्त आपको सफ़ेद रंग के झाग जो है वो नज़र आएंगे। हालांकि बोट के जरिए, डिफॉर्म्स के जरिए इन झाग को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन पानी कितना साफ है, क्योंकि यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। छठ का पर्व शुरू हो चुका है और ये पानी क्या वाकई ही नहाने के लिए और डुबकी लगाने के लिए दिल्ली वालों के लिए सेफ है? इसी की पड़ताल आज तक इंडिया टुडे की टीम जो है वो तमाम साइंटिस्ट के साथ यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए पहुंची है। जो टेस्ट सैंपल्स हमारे आपके साथ हमने लिए, क्या कुछ उसमें फाइंडिंग्स जो है वो सामने आई है? 3 सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं। वजीराबाद से लिया है, आईटीओ से लिया है और कालिंदी कुंज से लिया है और तीनों स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हमने इसकी सैंपलिंग करी है। इसके बाद एनालिसिस करी है और इसके बाद फाइंडिंग्स में ये आता है कि जो हमारा रिवर में पोल्यूशन लोड है वो भी है, बरकरार है और ग्रेजुअली वजीराबाद से हम जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आते हैं तो स्लाइटली उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आती है। एज फार एज द रिचुअल्स आर कंसर्न for this Chhat Puja or others, so frankly speaking, we can say that this water is not fit for the drinking or for bathing purpose. But because the rituals are there, they are taking dips and all, and it
definitely it will affect their health also. Like they may get water during the festival. They are also having the water, taking small amount, but they are taking in. Suppose if it is drunk by the people, it may cause the gastrointestinal disease because the presence of bacteria is much more than the prescribed or desired limit. तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, दो तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। एक इमीडिएट साइड इफेक्ट है, जैसे आपने डिप किया, फर्स्ट टाइम डिप किया तो आपकी आईज में इरिटेशन होगी, आईज कंटेमिनेट हो जाएंगी, आपके नोज में थोड़ा पानी चला गया तो नोज में इरिटेशन होगी, आपके फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपको पूरी स्किन पे, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगी, ईचिंग हो जाएंगी। जिन पेशेंट्स को एस्थमेटिक है उनको कई बार एस्थमा का अटैक हो जाता है। ये आपके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है। अगर आप रिपीटेडली ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आप कंटेमिनेटेड ये जो पानी है इसके एक्सपोज्ड होते हो आप, तो क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म हैवी मेटल से कंटेमिनेट हो जाओगे। जैसे हैवी मेटल्स कौन से हुए, लेड हुए, वो ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, कैडमियम हुए, जिंक हुआ, क्रोमियम हुआ। अगर आप अपनी रिपोर्ट में भी देखो, इसी तरह के मेटल्स 11 to 70 टाइम्स आयरन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये आपकी किडनीज, लिवर, और बच्चों की बात करें तो डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, उनको कॉग्निटिव बिहेवियर अफेक्ट होता है। हम इन नदियों को अपनी मां समान मानते हैं और इसके दो पहलू हैं। एक पर्यावरण का पहलू है कि नदियों को तो वैसे भी साफ होना ही चाहिए, और दूसरा है धार्मिक पहलू। अगर आप पर्यावरण के हिसाब से भी देखें तो असल में नदियों को साफ करने की ये जो काम है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्या आप जानते हैं यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की सबसे बड़ी शुरुआत आज से 46 वर्ष पहले 1978 में हुई थी। उस समय केंद्र सरकार ने यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसकी निगरानी का काम शुरू किया था। इसके बाद 1993 में यमुना एक्शन प्लान 1 लागू हुआ। 10 साल के बाद 2003 में यमुना एक्शन प्लान 2 लागू हुआ। फिर 2018 में यमुना एक्शन प्लान 3 लागू हुआ, और आज यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कई सरकारें और उनकी संस्थाएं काम कर रही हैं। और कैसा काम कर रही हैं आप देख सकते हैं। अकेले दिल्ली में वर्ष 2017 से 2021 के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए यमुना नदी के पानी को साफ करने पर खर्च किए हैं। 7,000 करोड़ रुपए, जो आपको शायद आज इस गंदे पानी में बहते हुए नजर आ जाएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो 7,000 करोड़ रुपए भी आपको इस दूषित पानी में दिखाई देंगे, वो भी इसमें डूब चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी इस पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अगर आज भी यमुना नदी का पानी इतना गंदा है तो फिर ये हजारों करोड़ रुपए आखिर कहां चले गए और इन्हें कौन निगल गया, क्योंकि इनसे यमुना नदी तो बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है। आप देख सकते हैं हमारे देश में कैसे प्रकृति की हत्या हो रही है, उसे आप एक और रिपोर्ट से समझिए। अक्टूबर महीने में देश के जो 10 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे, उनमें उन शहरों के नाम जरा देख लीजिए। उनमें दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, मेरठ, चरखी दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ सबसे ऊपर है। और ये सभी शहर एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। एनसीआर भारत की राजधानी और उसके आसपास का वो क्षेत्र है जिसके विकास पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये देश का सबसे वीआईपी क्षेत्र है, क्योंकि यहां दिल्ली है और दिल्ली देश की राजधानी है। और इन शहरों में रहने वाले लोग हर साल सरकारों को औसतन 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का टैक्स देते हैं, लेकिन ना तो उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, ना सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये लिस्ट एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। अगर आप में से कुछ लोग इन जगहों पर रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि आप जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। ये हमारे देश के सबसे गंदे 10 शहर हैं। और मैंने अभी आपसे जो कहा, इन शहरों के लोग हर साल सरकारों को औसतन 1 लाख करोड़ रुपए से 2 लाख करोड़ रुपए तक का टैक्स देते हैं। अब आप सोचिए, 1 से 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देने के बाद भी आपको सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिलती है। इसकी जवाबदेही किसकी है?
कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकारें इसका कोई जवाब देना ही नहीं चाहती और हमारे देश में ये मुद्दे कभी बड़े मुद्दे बनते ही नहीं। मैं जानता हूं आज हमारी व्यूअरशिप बहुत कम होगी, आज बहुत कम लोग हमें देखेंगे। जिन्होंने आज ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए अपना टीवी खोला भी होगा, वो भी शायद चैनल बदलकर चले गए होंगे, क्योंकि शायद इस तरह के विषयों में लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं। जो लोग मसालेदार खबरें देखना चाहते हैं, जो विवाद देखना चाहते हैं, जो अपने अंदर झांकना नहीं चाहते, जो पूजा तो करना चाहते हैं, सनातन धर्म को खतरे में देखते हैं, हिंदू धर्म को खतरे में देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि जब आप एक गंदे बदबूदार पानी में खड़े होकर अपने देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं, तब सनातन धर्म खतरे में नहीं आता। ऐसे लोगों को के लिए आज हमने ये खबर की है और मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूं कि आपको इस खबर के बाद कितनी जागृति आती है, या आप अगले साल भी अपने तमाम त्योहार ऐसे ही मनाना चाहेंगे। अगले साल भी जब आप दिवाली मनाएंगे तो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की जो विसर्जन है वो ऐसे ही किसी गंदे पानी में करेंगे। अगर आपको पीपल के वृक्ष की कहीं पूजा करनी है तो आपके आसपास कहीं मिलेगा ही नहीं। गाय की पूजा करनी है तो गाय बहुत ही दयनीय स्थिति में आपको मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। और अगर आपको सूर्य का अर्घ्य देना है तो आपको सिर्फ बदबूदार पानी का कोई गंदा नाला या फिर कोई गंदी नदी वो मिलेगी।